दृष्टि विस्तार के बाद आप आ जाइए। मानव नेत्र में दो तरह से दोष होता है। एक आपको अधिक दूरी या नजदीक दिखाई नहीं पड़ेगा। एक क्या होता है, आपको रंग दिखाई नहीं पड़ेगा। कभी आप देखते हुए नेत्रहाट नवोदय परीक्षा दिए होंगे सैनिक का, उसमें मेडिकल में या कभी अभी आपके स्कूल में जांच करने आता होगा तो यह लिखा रहता है, इसे ये कॉपी रहता है, लगता है कॉपी रहता है। तो लालच किस करना देखो तो यह कॉपी है। यहां लिखा रहेगा आपको लाल रंग से 23, फिर आप लिखा रहेगा 24, 23 है। ये 24 है। तो आपको 7 रंग से लिखा रहेगा। तो आपको पढ़ने कहेगा पढ़िए, ठीक है, ऐसे यही पढ़ लिए 24। ताप में नीला रंग है, ताप में नीला रंग का शंकु है। अगर 23 पढ़ने कहा, अगर आप नहीं 23 पढ़ पाए, इसका अर्थ आप में लाल रंग का शंकु नहीं है। 23 लाल से लिखा हुआ है। अगर आप में लाल रंग का शंकु नहीं है तो आपको व्हाइट दिखाई पड़ेगा, उजला। तो आप अंधा नहीं है, आप वर्ण से अंधा है, आप लाल रंग से अंधा है। इसका नाम है वर्णांत। यानी आपको लाल तो नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि आप में लाल रंग का शंकु नहीं है। तो जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध कहते हैं, कलर विजन। आपको लिखते हैं हम लोग वर्णांध है जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध कहते हैं। नान रोग होता है। जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध कहते हैं। अब देखिए, यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक, एटम ऑफ फादर, जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था। इसलिए वर्णांध को डाल्टनिज्म रोग कहा जाता है। डाल्टनिज्म रोग
परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में जब देखा गया उनमें लाल रंग का शंकु नहीं था, उन्हें लाल रंग नहीं दिखाई पड़ता था। तब उसके बेटा या और आने वाले पीढ़ी में लाल रंग किसी दिखाई नहीं पड़ता था। यह वंशागत रोग होता है। इसे चार्ल्स डार्विन जो आनुवांशिक रोग के खोज किए थे, तो उन्होंने कहा यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी वर्णांत एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अच्छा समझ लीजिए, जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता उसे वर्णांत कहते हैं। और जॉन डाल्टन के नेत्र में यह रोग सर्वप्रथम देखा गया था, इसलिए उसको कहते हैं डाल्टनिज्म रोग कहा जाता है। उनके नेत्र में लाल रंग का शंकु नहीं था, उन्हें लाल रंग दिखाई नहीं पड़ता था, और उनके बेटा या और में भी लाल रंग दिखाई पड़ता नहीं था, इसलिए कहा गया क्या आनुवांशिक बीमारी होता है। क्या होता है? आनुवांशिक बीमारी होता है। अब देखिए, एक पॉइंट प्रकाश में इतना ऑब्जेक्टिव कुल था। अब तब दूसरा आ जाइए किरण रे। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव था किरण रे। तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है, तो प्रकाश की चलने के पथ को किरण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चलने की पथ में रास्ता, पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरण का संकेत ऐसे दे सकता है, किरण का संकेत इस तरह से, किरण का संकेत है। सोता लीजिए, तब तीसरा पॉइंट आता है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, यानी पुंज में समूह, इसे धान का पुंज, अनेक उसमें आटी होता है। उसी प्रकार किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अधिक किरणों से पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि किरणों के समूह, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं।
प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है समांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। आप जानते होंगे समांतर रेखाएं, वैसी रेखाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। मान लिया ये 4 cm है, यह भी 4 cm है, यह 5 cm है, यह भी 5 cm है, यह भी समांतर। देखिए ये 5 तो यह भी 5, ये 4 तो यह भी 4, तो यह इस L M N, तो L समांतर M और M समांतर N, तो कह सकते हैं L समांतर M समांतर। ये समांतर रेखाएं, लेकिन 5 ही 4 है, ऐसा नहीं। इसके समांतर यह है और इसके समांतर यह है, दूरी आपस में बराबर है, इस समांतर रेखाएं होती है। तो यहां समांतर रेखाएं क्या होती है? दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करती है। वैसी रेखाएं जो दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे समांतर रेखा। समांतर रेखा नहीं, या प्रतिच्छेद कर गया, कोण बन गया। और समांतर रेखाएं कहीं कोण बनता नहीं, मैं के पढ़ लेगा। समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या डिग्री? 0 डिग्री। कोण बनता नहीं। तो जब 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या समान होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर, पैरेलल। हम कह सकते हैं यहां पर कि परिभाषा में कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। कि वो ऐसा प्रकाश जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलते उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक किरण है, एक किरण है, एक किरण है, ये क्या देखिए समांतर, देखिए समांतर है, समांतर किरण है, यह समांतर प्रकाश पुंज है। अब दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जमा होना, कन्वर्ज, जमा होना। यानी कह सकते हैं कि कोई बिंदु है, बिंदु है, इस पर किरणें, इस पर किरणें
जमा हो रही है, इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी, ये जमा हो रही है। तो परिभाषा क्या देंगे कि जब कन्वर्जेंट यानी जमा होना, कन्वर्जेंट जमा होना, डाइवर्जेंट फैलना, तो वो परिभाषा क्या देंगे कि जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, देखिए चिन्ह देखिए, एक बिंदु पर जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हम कह सकते हैं यहां परिभाषा में कि जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर, जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर देख सकते हैं आप लोग, ये बिंदु है, बिंदु ओ है। अब देखिए ये किरणें यहां जमा हो रही है, जमा हो रही किरणें, जमा हो गई, इसे क्या बोले अभिसारी, एक बिंदु पर जमा, कन्वर्जेंट जमा होना। एक बिंदु वो है, यहां दो या दो से अधिक किरणें जमा होने से क्या बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। उतारिए अब तीसरा जाइए, अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज फैलना, कन्वर्ज जमा होना, डाइवर्ज फैलना। मान देखिए यहां पर कोई एक बिंदु है और बिंदु से किरणें, बिंदु वह और किरणें बाहर की ओर फैल रही है। ये संकेत बाहर का है, बाहर की। तो जब वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, याद रखिए, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कह सकते हैं वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से
अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझा गया? एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव नोट आ जाए कि जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं, यह सघन माध्यम है। और जिस माध्यम का कण दूर दूर होता है, अलग अलग होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये विरल है, दूर दूर है। और जिस स्थान पर धूलकण, गैसें, वायु नहीं पाई जाती है उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात क्या है? हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, और तब समताप मंडल है, और तब ओजोन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल आयन मंडल है, तब बहिर्मंडल है, और तब आपको निर्वात है। यानी कह सकते हो कि पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड के दो भाग, वायुमंडल और अंतरिक्ष। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाद जो अंतरिक्ष निर्वात है, वहां हवा नहीं है, धूलकण, गैसें, वायु इत्यादि होती नहीं, वो निर्वात कहलाता है। तो पहली प्रकाश निर्वात में आती है, और तब निर्वात के बाद वायुमंडल में प्रवेश करती है। यहां लिखेंगे कि जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं, नोट पायलट है, जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब देखिए, नोट है, तो सघन और विरल माध्यम का कोई एग्जाम्पल होता नहीं है। एग्जाम्पल आपेक्षिक है, तुलनात्मक है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में कि हवा की अपेक्षा जल सघन है। सही बात है कि हवा का अणु दूर दूर है, जल का अणु सटा हुआ है, इससे हवा जल सघन है। और जल की
अपेक्षा कांच सघन है। माध्यम है, यानी जल की अपेक्षा कांच क्या है? सघन, क्योंकि जल का अणु दूर दूर और कांच का क्या? सटा हुआ है। इसे हवा की अपेक्षा जल क्या? सघन है। जल की अपेक्षा कांच क्या है? सघन है। और इसमें अष्टांग आ जाइए, जिस स्थान पर धूलकण गैसें, वायु इत्यादि नहीं पाई जाती है, उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात कहते हैं। अब इसी में देखो कि आपको अगर चलने कहेगा, हवा में चलिए और जल में चलिए, कठिनाई कहां ज्यादा है? जल में, कि जल के अनुसटे हुए हैं, हवा का दूर दूर है। तो विरल माध्यम में आप तेज चल लीजिएगा और जल में क्या हुआ? धीरे चलिएगा, जल रोकेगा, अनुसटा हुआ है। तो उसी प्रकार जिस तरह से आप हवा में चलते हैं तेज, जल में कम चलते हैं, क्योंकि हवा जो है ये विरल है और जल क्या? सघन है। तो हम कह सकते हैं यहां पर अगला स्थान में कि सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। नोट ऑब्जेक्टिव है, नोट ऑब्जेक्टिव है। निर्वात में कोई रुकावट नहीं, श्रोता देखिए। अभी नोटी चल रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुने 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, यहां क्या है सुन लो, यहां होता है अल्फा बीटा गामा, ये प्रति सेकंड हो गया। देखिए अल्फा बीटा गामा, ध्यान दीजिए। अच्छा, अब उसी चर्चा करते हैं
और हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए, तो बहुत लोग ये नहीं लिखते हैं, दोनों समान बोलते हैं। आप ही सोच सकते हैं निर्वात में वहां कुछ नहीं है, रुकावट। अब वायुमंडल में हवा है, वहां धूलकण भी यहां है, बहुत रुकावट है, तो क्या चाल समान होगी? नहीं। यह क्या होगी कि ओजोन के ऊपर निर्वात है, तो वहां तक हानिकारक किरणें पहुंचती है, जिसे ओजोन परत क्या अवशोषित करती है, और उसके बाद वायुमंडल में आती है। इसी हानिकारक किरणों नाम पड़ता है अल्फा बीटा गामा, जो याद रखिएगा। और हवा में तो यह किरणें वहां ओजोन पर से छन जाती है, उसके बाद आती है वायुमंडल में, हवा में। यह किरण यहां लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहां तीनों ने कितना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल सकते हैं 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और तब आ जाइए कांच में, चाल तो 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इससे याद समझिए, निर्वात में अधिक है, क्योंकि सबसे अधिक निर्वात में होती है। हवा में कम, जल में कम, कांच में कम। तो हवा की अपेक्षा जल क्या सघन है, प्रकाश चाल कम हो गई 2.25। जल की अपेक्षा कांच सघन है, चाल कम गया, 2 ने कितना देख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड। तो ये लिखे थे निर्वात में सबसे अधिक, सघन माध्यम में कम, व्यन माध्यम में क्या अधिक, और सबसे अधिक प्रकाश चाल निर्वात में होती है। नोट हो गया। तो पहला पॉइंट था प्रकाश, दूसरा किरण, और तीसरा है प्रकाश पुंज। और तब चौथा में आ जाइए, यहां से जो लिखाता है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ luminous body। सेल्फ लुमिनियस बॉडी, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। तो कह सकते हैं जिस पदार्थ के पास अपना प्रकाश होता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। लेकिन परिभाषा सही क्या है कि प्रकाश पहुंचती है 2 तरह से। इसे सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश में नाभिकीय संलयन होती है, 2 नाभिक जुड़ता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे आप ऐसे बताएंगे, फीस बढ़ाएंगे, पढ़ना सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, H12 आई नाभिक है, कोर है H12, और दोनों जुड़ता है
H12 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 112 हीलियम होता है 2 परमाणु द्रव्यमान 4 प्लस उष्मा प्लस प्रकाश पढ़ाएंगे। जब दो हल्के नाभिक जुड़कर जब दो हल्के नाभिक परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान 2 परमाणु संख्या 1 1 2 हीलियम का होता है द्रव्यमान 4। जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो जर्मन भौतिक शास्त्री हेंस बेथे 1939 ईस्वी में सूर्य के प्रकाश से यह पता लगाया कि सूर्य में नाभिकीय संलयन है। वहां दो नाभिक जुड़ता है तो स्वतः प्रकाश निकलती है। ये बात है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक निर्माण होता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, इससे प्रकाश निकलती है। अच्छा, एक प्रकाश निकलती है कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया से। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो मोमबत्ती के जलने से उष्मा प्रकाश निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो प्रकाश दो तरह से, एक नाभिकीय अभिक्रिया जो केवल सूर्य में है, तारे में है, और यहां जो लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कोयला जलना है, C+O2 CO2 उष्मा प्लस प्रकाश, तो वह रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं अच्छा से, सही से, कि वैसा पदार्थ जिससे नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः प्रकाश निकलती है उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। परिभाषा स्टैंडर्ड परिभाषा है, अच्छा परिभाषा है। नहीं याद है, देखिए, इससे स्वतः प्रकाश निकलती है, अपना प्रकाश होता है। तो सही क्या रहेगा कि वैसा पदार्थ जिससे नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वतः प्रकाश निकलती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या करेंगे पूरे साथी, वैसा पदार्थ जिसके द्वारा नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः प्रकाश निकलती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप,
मोमबत्ती, जुगनू भी कह सकते हैं, जुगनू, हम नहीं लिखाते हैं जुगनू इत्यादि। इससे स्वतः प्रकार ये आत्मदीप्त हुआ। ये 4 का फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है प्रदीप्त पदार्थ। लुमिनियस बॉडी, प्रदीप्त यानी चंद्रमा प्रदीप्त है। चंद्रमा पास अपना प्रकाश होता नहीं है। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर आपतित होती है तो चंद्रमा उस प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजती है, जिसके कारण चंद्रमा चमकती हुई दिखाई पड़ता है। इससे कह सकते चंद्रमा प्रदीप्त है। तो वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश होता नहीं है, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दूसरे पदार्थ के प्रकाश से चमकता है, उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चंद्रमा या पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल का है डोमस, अफोबस उपग्रह का नाम है। नीरोइड टाइटन टाइटानिया इत्यादि। आप इन याद करिए चंद्रमा, जानते हैं डोमस, फोबस, नीरोइड, टाइटन, टाइटानिया, गैनीमेड, कैलिस्टा, ये सब उपग्रह का नाम है। इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ। उतारो। तीसरा है अदीप्त पदार्थ। नन लुमिनियस बॉडी, नन लुमिनियस बॉडी। तो इसमें नन में क्या है,
जिस पदार्थ के पास अपना प्रकाश नहीं होता है और वह दूसरे पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है। देखिए ध्यान दीजिए कि जिस पदार्थ के पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन वह दूसरे पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो अदीप्त में क्या है कि वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी इसके पास अपना प्रकाश नहीं है और वह दूसरे पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है, उससे क्या अदीप्त। ऐसा एग्जाम दे लीजिए सब। ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि अदीप्त है। ईंट पत्थर चमकता है, कभी नहीं चमकता है, इसे अपना प्रकाश होता नहीं और चमकता भी नहीं। तब आ जाइए आपको इसमें पॉइंट 5 तो 5 का एक क्या है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या देखिए, पदार्थ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बॉडी, पारदर्शी पदार्थ। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हाँ, तब आप पॉइंट 5 का एक आ जाइए, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ये समझा देते हैं। तो देखिए कांच का गिलास है और ये प्रकाश है। देखिए आपके आंख पर जो जा रहा प्रकाश है, जिससे इससे आप प्रकाश आर पार हो जाती है तो कांच पारदर्शी हो गया। अच्छा, इसमें हम जल डालते हैं। अब देखिए जल डाले तो फिर भी प्रकाश आर पार हो रही है, देखिएगा प्रकाश आर पार हो रही है। तो जल भी क्या है, पारदर्शी है। जल भी क्या है, पारदर्शी है। तो कांच भी पारदर्शी, जल भी पारदर्शी। इससे अच्छा जल में अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे लवण है,
आर्सेनोपाइराइट है कि कुछ प्रकाश को रोकता है, लेकिन अल्कोहल कहें, इससे सिंथेसाइजर बन रहा है अभी अल्कोहल से, तो आप पारदर्शी। तो अच्छा, तो इसको हम रख देते हैं। तो अच्छा, आज एक किताब ली या एक ऐसे लकड़ी ले लिए, जिससे प्रकाश जा रहा है, देखा पर आदि नहीं, कि वह पारदर्शी हो, इससे प्रकाश आर पार होती नहीं है। अब तब बताते हैं, देखिए इससे प्रकाश कुछ बाहर निकल रहा है, ये पारभासी हो गया। ऐसे एग्जाम्पल वो देते हैं घिसा पिसा, कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, देखिए इसका तेल लगा हुआ है कहीं, तो फिर भी प्रकाश आर पार हो जाता है, लेकिन अंश मात्र पूरा होता है। देखिए तो आंशिक कह सकते हैं कि अम्ली है ये, जिससे ये भी आपको दिखाई पा रहा है, देखिए ये पारभासी, इससे प्रकाश देखिए आर पार हो रही, पारभासी, ये लाल लिखा पड़ा है, या कनिकाएं हैं, तो आरबीसी है, प्रकाश आर पार हो रही है। यह भी क्या है, ये पारभासी होगी। मैं बताते हैं आपको, जिस पदार्थ से प्रकाश, इसको तुरंत बताते हैं, तो जिस पदार्थ से प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांच, अल्कोहल, जल भी इत्यादि, लेकिन दूध शुद्ध दूध है इत्यादि, इन्हें जगह नहीं है, इससे तो दिक्कत हो रहा है। दूसरा है अपारदर्शी, 2 नंबर है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहता है ओपाक्यू बॉडी, तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होती है, नहीं होती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, ईंट, लकड़ी, पत्थर इत्यादि अपारदर्शी हो गए, प्रकाश आर पार होता नहीं।
अब आइए तीसरा पॉइंट आइए, पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट बॉडी, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से, मोबाइल तो रूप से रूप से बाहर निकलती है, उसे पारभासी, पदार्थ कहते हैं। एक पारभासी रही है ना, बहुत तो सुनाया क्या हो गया और बंद कर लेंगे, इसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, देखिए इससे प्रकाश काम है, चलो देखो, इससे प्रकाश आंशिक बाहर निकलती है, तो निकलती है नहीं, अंश मात्र, आंशिक ही पारभासी होगा, आंशिक रूप से क्या बाहर निकलती है, इसे पारभासी कहते हैं। और जिस पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से क्या बाहर निकलती है, ये पूरा हो गया, ये आंशिक हो, उसे पारभासी कहते हैं। इसमें घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, एग्जाम्पल किताब में दिया तो हम दे दिए, दिया हुआ कागज, जिससे प्रकाश आर पार होती पारदर्शी कहते हैं, आर पार नहीं होती अपारदर्शी कहते हैं, और अंश मात्र बाहर निकलती है उसे पारभासी कहते हैं। छूता लीजिए, तो प्रकाश का देखिए पांचवा, छठा पॉइंट आ जाइए, प्रकाश का परावर्तन, इसमें इंच की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष काम चलेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमको जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ रही है वह सभी प्रकाश का परावर्तन करती है। पहले प्रकाश वस्तु पर आती है, पहले प्रकाश लगा दीजिए, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है,
तो यह अपारदर्शी है, यह भी अपारदर्शी, यह भी अपारदर्शी, सब जो दिखाई पड़ेगा अपारदर्शी है, जिससे प्रकाश आर पार होती नहीं है। दिखाई क्यों पड़ा? तो यहां प्रकाश आपतित हुआ, अब परावर्तन मान्यता आ गया तो अपारदर्शी हुआ। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है वह उसी दिशा में लौट जाती है, यानी जिस दिशा से गया उसी दिशा में क्या लौट गया, उसी पथ पर नहीं, उसी दिशा में। इसी अपारदर्शक वस्तु है तो एक ऊपर एक नीचे है, तो इस दिशा से आई लौट गया, तो जिस दिशा से जाती है उस दिशा में लौट जाती है। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है वह उसी दिशा में लौट जाती है, उसी पथ पर नहीं, उसी दिशा में। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, उस पथ में लौट जाती है। बताएंगे आप, वह भी परावर्तन हो गया। बताएंगे आपको कभी, अगर अविलंब रहता है, अविलंब पर आपतित हुआ तो वहीं से लौट जाएगा, यह भी परावर्तन हो। इसमें कौन होता है? विरोधी कौन होता है? तो प्रकाश, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल देते हैं यहां पर कि देखिए सीधा के देखिएगा, सीधा कि नहीं है? सीधा देखिए, सीधा है जी सर। देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सीधा नहीं है, सीधा देख दे और तो ऊपर, ठीक है? और ठीक जी। तो देखिए यह कांच का प्लेट है, काफी पारदर्शी है, इससे प्रकाश आर पार हो जाएगी। लेकिन जब इसको पारा Hg प्लस सिंदूर HGS इसको मिला दीजिए तो
पारा और सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव देखिए, पारा प्लस सिंदूर एजीएस सिनेवा, इसके मिलाने से क्या अमलगम बनता है। यदि आप जब ऐनक देखते हो ऐनक, तो ऐनक के पीछे भाग में लाल रेशा रहता पेंट, तो पेंट नहीं है, वह पारा और सिंदूर का लेप है। यहां रहता लेप रहता है, यहां चेहरा देखते हैं। अब प्रकाश आर पार होगा नहीं। अगर उस लेप से अमलगम पारा प्लस सिंदूर अमलगम के लेप को जब कांच पर लेप चढ़ाते हैं, लेप चढ़ा दी, इसका नाम है रजतित या कलही। रखेगा कि पारा प्लस सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जब अमलगम का लेप कांच पर चढ़ाया जाता है तो उसे रजतित या कलही कहते हैं। अब देखिए ये अपारदर्शक हो गया, इससे प्रकाश आर पार होगी नहीं होगी, तो अपारदर्शक हो गया। अब देखिए यहां पर ध्यान देना, देखो 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 जी, देखो जी, जी सर, ठीक है, कीजिए। ठीक है ना। सेम एंगल से लेना। ठीक, अब देखिए है लंब, देखना लंब, अभी ई बिंदु पर यहां सामने, देखो तो सामने है, सामने जी सर, है। हाँ कीजिए ना। ये वो कलर चेंज कर लीजिए ना, लाल वाला सर। इसमें ही चलेगा। है ना? इतनी देर देखिएगा इसमें। चलिए। हाँ देखिए, इससे उतना बड़ा है तो देखिए और कम करें, बस ठीक है, हैं? ठीक और कम नहीं, ठीक है, अब जाने का। ठीक है सर, कीजिए। है। जी वहां रहता था इंच, यहाँ छड़ी नहीं है, और लॉकडाउन कैसे पढ़ाना पड़ेगा जी। अब देखिए तो अपारदर्शी हो गया। तो जो किरणें सतह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। देखिए आपतित हो गया, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे देख रहे हैं, सतह से लौटने वाली किरण को लौट रही है, इसे परावर्तित कहते हैं। आपतित तो परावर्तित, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। कहते हैं यानी कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इस सतह का काम
किरण को लाना नहीं है, लौटाना है। क्या सतह किरण ला रही है? किरण स्वयं आ रही है, इसका काम क्या? लौटा दिया। इस चीज का नाम पड़ता है परावर्तक सतह। फिर देखिए, यह सतह किरण लाती है, किरण तो स्वयं आ रही है, ऐसा काम क्या? लौटाना। इस नाम क्या पड़ता है? परावर्तक सतह। आपतन सतह हुआ, क्या बोला इसको? किरण स्वयं आया, ऐसे लौटा दिया, तो परावर्तक सतह। देखिए नहीं आता यहां पर, परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टिव प्लेन, और देखिए ये देखिए बिंदु है, हाँ बिंदु O है। तो सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये अलग देखिए, हाँ है, उसे आपतन बिंदु। ये अलग हो गई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, आपतित हो रही है, उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, सतह पर डाले गए लंब, देखिए लंब लड़ा रहा है, सतह पर डाले गए लंब को एम से अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, नॉर्मल, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कह सकते हैं आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई, क्योंकि इसका नाम पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी पहले इसको बताते हैं, लिखते हैं इसको पहले हिंदी में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। वैसे आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से देखिए, यहां आई यहां है, आई हो गया, पूरी बढ़ा अच्छा से सही देखिए, आई, आई क्या? आर। ये क्या देखिए है कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन कौन कौन? परावर्तन। शुरू समझिए, पहले कांच पारदर्शी था, और जब इस पर पारा प्लस सिंदूर HGS अमलगम का लेप चढ़ा दिए, उसे रजतित या कलई कहते हैं।
या अपारदर्शी हो गया। तो अब पहला पॉइंट क्या लिखिएगा आप लोग, आपतित किरण। तो सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण, सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और वैसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव प्लेन कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे आइस, इसे क्या आर, क्योंकि यहां आर पहले अगला अक्षर आर है, आर से इसको क्या आइस। अब तक इसकी परिभाषा पर लिखा दी, यहां जगह नहीं मेरे पास है, पहले इसको उतार लीजिए, आपको परिभाषा फिर लिखा देंगे। यानी समझिए पहले अच्छा से, पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसको याद करिए और तब उसको लिखिए रोक रोक करके, बात समझ में आएगा। और 2-3 दिन जब पूरे पढ़ाएंगे 2-4-5 किताब से, तो ज्ञान बढ़ जाएगा, तो समझ में अच्छा आएगा। तो जैसे आप लोग विद्यालय में हैं, हम मैंने तब नहीं पढ़ाने में सही रहता था, आज हम घर में पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन है, तो जो भी पढ़ा होता है देखिए उसको, लेकिन कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं, जैसे पढ़ा उससे पढ़ाएंगे, हमेशा लड़का पर चल जाएंगे। तो सोचना, लेकिन याद हमेशा कीजिए, उसको लिखिए, ये जरूर करिएगा। यानी कि खाली वीडियो देख रहे हैं और वो ऐसे उड़ा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, भाई ध्यान से देखिए और तब उतारिएगा। फिर हम वीडियो देते हैं, उतारिए इसको।